जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ क्या सवाल आ रही है आप लोगों को मेरी? जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? ज़ैनब, अलीना, शहज़ीन, बेटा आवाज़ आ रही है? प्लीज़ आस्क एवरीवन टू कम ऑनलाइन। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि रिसर्च से रिलेटेड मैंने आपको पढ़ानी है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी मैंने नोट किया था कि आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज़ में जो है वो अंडरस्टैंड करने में मसला हो रहा था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है रिसर्च के हवाले से, और इसमें मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ रखी हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे आज क्लास में, जो कि जिनसे आपको काफ़ी जो है वो बेसिक नर्सिंग टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में जो है वो क्लैरिटी मिलेगी। बाकी सबसे भी कहें कि वो क्लास में आ जाए। सबको आवाज़ मेरी क्लियर है? ठीक है। ये रिसर्च के हवाले से जो आपका एक सब्जेक्ट है रिसर्च, इसके हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ठीक है, जो कि मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि आपको मतलब क्लैरिटी मिलेगी जब आगे आप लेक्चर पढ़ेंगे फर्दर, तो आपको समझ आना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले वर्ड है आपके पास एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जो है वो होता है समरी, ठीक है। मतलब इसका अगर सिनोनिम देखें, इन अदर वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है समरी, ठीक है, यानी कि निचोड़। A clear, concise summary of the study that communicate the essential information about the study, ठीक है। मतलब एक क्लियर, वाज़िया, कंसाइज का मतलब होता है कि जो मतलब कि क्लैरिटी रखती है, ठीक है, जो वे क्लैरिटी रखती है और किसी किस्म की कोई उसमें एम्बिग्विटी नहीं होती, ठीक है। ये नहीं कि जो समझने, ऐसा ना हो को समझने से कासिर हो, सही है। तो क्लियर कंसाइज समरी होती है जो भी आप स्टडी कर रहे हो। मिसाल के तौर पे आप विटामिन डी पे स्टडी कर रहे हो, ब्लड प्रेशर पे स्टडी कर रहे हो, कोलेस्ट्रॉल की स्टडी कर रहे हो, हार्ट डिजीज की स्टडी कर रहे हो, किसी भी चीज़ की जो आप रिसर्च स्टडी कर रहे हो, उस स्टडी के बारे में जो एक क्लियर कंसाइज, कंसाइज कहते हैं शॉर्ट, ठीक है, समरी कहते हैं निचोड़ को, दैट कम्युनिकेट द एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टडी। मतलब मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ कि जी ब्लड प्रेशर के ऊपर मैंने 4 स्टडीज़ की, तो अब वो चारों की चारों स्टडीज़ ए से लेकर जेड तक नहीं मैं सुनाऊंगी अपनी टीचर को। या ज़ैनब ने अगर ब्लड प्रेशर के ऊपर 4 स्टडीज़ की, तो ज़ैनब वो 4 की 4 स्टडीज़ जो है वो ए टू जेड जो है वो अपनी टीचर्स को नहीं सुनाएगी, ठीक है, बल्कि वो क्या करेगी, वो उसकी एक समरी बनाएगी, ठीक है, उसका एक एब्स्ट्रैक्ट बनाएगी, और उस एब्स्ट्रैक्ट को जो है वो आप अपनी जो है वो सुपरवाइज़र को या अपनी टीचर के सामने रखेगी। इसको बोलते हैं, ये क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट है। In research journal, it is usually located at the beginning of an article, ठीक है। अगर आपने कभी किसी ने रिसर्च जर्नल का किसी को पढ़ने का मौका हो या किसी ने कभी पढ़ा हो, तो उसमें आपने देखा है कि जो सबसे पहले जो पार्ट होता है वो आपका जो है वो एब्स्ट्रैक्ट का पार्ट होता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो आपके सबसे ऊपर लिखा होता है, ठीक है, यानी कि जो समरी होती है उस स्टडी की, उससे रिलेटेड वो सबसे ऊपर लिखी होती है, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट की सबको समझ आ गई है? हाँ जी, ज़ैनब, शहज़ीन, अलीना, बेटा सब एब्स्ट्रैक्ट की समझ आ गई है? ये रिपीट करो।
हाँ जी, सितारा, शांजा, मारूफ, फरजाना, सलमा, गुड़िया, राबिया, जैनब, समझ आ रही है? अब एब्स्ट्रैक्ट की समझ आ गई है, इसको फर्दर रिपीट करूँ अब मैं? ओके, नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट आपकी जो टर्मिनोलॉजी है जो कि रिसर्च में यूज होती है वो है डाटा। डाटा क्या होता है? यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन और एनी स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स, फिगर्स, जर्नल मटेरियल, एविडेंस कहते हैं सबूत को किसी भी, और नॉलेज कलेक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द स्टडी। मतलब स्टैटिस्टिक्स कहते हैं जो आप स्टैट किसी काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक आपकी फील्ड है जिसमें स्टैट्स मैथ्स की फॉर्म होती है, जिसमें आप अपने डेटा को इलेबोरेट करते हो। तो यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन की छोटी छोटी इकाइयाँ, छोटे छोटे यूनिट, ठीक है, या किसी भी किस्म की कोई स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स, फिगर्स कहते हैं मुख्तलिफ शक्लें जो कि बार या चार्ट की सूरत में मौजूद हो, ठीक है, जर्नल मटेरियल हो, एविडेंस हो किसी भी किस्म का, या कोई भी नॉलेज जो कि उस स्टडी से रिलेटेड हो जिसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो किसी भी टॉपिक पे। जैसे मैंने अभी बताया कि कोई ब्लड प्रेशर की स्टडी है, शुगर की स्टडी है, विटामिन डी की स्टडी है, किसी भी चीज़ की स्टडी है, वो क्या कहती है? वो डेटा कहलाती है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जैसे कि देखें, अगर इस टर्म को देखें, वेरिएबल नाम से ही जाहिर है वेरी करना होता है, तब्दील होना, ठीक है। एक चीज़ होती है कांस्टेंट, एक चीज़ होती है वेरिएबल। एबल कहते हैं जिसके अंदर एबिलिटी, और वेरी मतलब तब्दील होने की। एक ऐसी इकाई जिसके अंदर तब्दील होने की एबिलिटी मौजूद हो वो वेरिएबल कहलाती है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स कहते हैं मतलब के खास किस्म के करैक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स और करैक्टरिस्टिक्स दैट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू, ठीक है, जिसकी एक से ज़्यादा वैल्यूज हो। जैसे हाइट है और वेट है। हाइट आपकी जो होती है वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं होती, 5 इंच नहीं होती, बल्कि 5.1, 5.2, 4.9, 4.2 इस तरह से होती है। इसी तरह वेट जो है वो आपका कभी भी पूरा 60 नहीं होता, समटाइम 61 60.0, 60.2, 61.2 इस तरह से होता है। इन अदर वर्ड्स, वेरिएबल्स आर क्वालिटीज, क्वांटिटीज, प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल, थिंग और सिचुएशन दैट कैन चेंज और वेरी। अब यही नहीं कि सिर्फ वेरिएबल वही चीज़ है कि जो वेट और हाइट ही है, बल्कि वो कोई भी क्वालिटी भी हो सकती है, क्वांटिटी भी हो सकती है, किसी भी पीपल से रिलेटेड, किसी भी थिंग से रिलेटेड, किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड, जो कि क्या करती है, जो कि वेरी कर रही होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। यानी ऐसी चीज़ जो कि वेरी कर सकती है, तब्दील हो सकती है, वो क्या कहलाती है? वो वेरिएबल कहलाती है, ठीक है। अब आ जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। अब वेरिएबल का तो हमें पता चल गया, अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? नाम से जाहिर। Variable that change as the independent variable is manipulated by the researcher, sometimes called the क्राइटेरियन वेरिएबल, ठीक है। वो वेरिएबल जो कि चेंज होते हैं एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। मतलब कि डिपेंडेंट से मुराद ये है कि जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, जो कि चेंज होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने तो चेंज होना ही होना, ठीक है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो किस पर डिपेंडेंट है? वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंडेंट है। by the researcher, sometimes called the criterion variable, ठीक है। अब variable that change as the independent variable is manipulated by the researcher, sometimes called criterion variable, ठीक है। और हम फिर डिपेंडेंट वेरिएबल को क्राइटेरियन वेरिएबल बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दैट आर पर्पसली मैनिपुलेटेड और चेंज्ड बाय द रिसर्चर, ठीक है। और ऐसा वेरिएबल जिसको रिसर्चर यानी कि गुड़िया है, राबिया है, जैनब है, शांजा है, नाजमा है, शाजीन है, लीना, कोई भी इनमें से बच्चा है, ठीक है, वो पर्पसली जो है वो अपनी इंटरवेंशन को चेंज कर रहा है। विटामिन डी के साथ विटामिन ए के कैप्सूल भी डाल रहा है, या पोलियो के कतरों के साथ विटामिन ए सप्लीमेंट भी दे रहा है, ठीक है। तो यू आर रिसर्चर और आप उसको क्या कर रहे हो? पर्पसली मैनिपुलेट कर रहे हो अपनी इस इंटरवेंशन को, ठीक है। तो ये ऑल्सो कॉल्ड मैनिपुलेटेड वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो उनको मैनिपुलेटेड वेरिएबल भी कहा जाता है, और जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको आप क्या बोल सकते हो? उनको आप क्राइटेरियन वेरिएबल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। रिसर्च वेरिएबल्स की अगर बात की जाए, रिसर्च वेरिएबल्स जो है वो आपके पास दीज आर द क्वांटिटीज, ये क्वांटिटीज हो सकती हैं,
प्रॉपर्टीज हो सकती हैं और द करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं विच आर ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड इन द नेचुरल सेटिंग, जो कि नेचुरल सेटिंग के अंदर मेजर की जा सकते हैं विदाउट मैनिपुलेटिंग एंड एस्टैब्लिशिंग द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को मेंटेन किए बगैर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्टडी सब्जेक्ट्स एंड कंसिडर्ड डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल एज, जेंडर, एजुकेशनल स्टेटस, रिलीजन, सोशल क्लास, मैरिटल स्टेटस, हैबिटेट, ऑक्यूपेशन, इनकम, मेडिकल डायग्नोसिस एंड सो ऑन। मतलब डेमोग्राफी एक बहुत ही वास्ट किस्म के फील्ड है और डेमोग्राफिक वेरिएबल जो है वो किसी भी पेशेंट, किसी भी सब्जेक्ट, स्टडी सब्जेक्ट की रिलेटेड, उसकी एज रिलेटेड भी हो सकता है कि मतलब उसकी उम्र कितनी है, 15 साल है, 18 साल है, 25 साल है, 50 साल है, 60 साल है। फिर जेंडर वाइज भी इसको देखा जा सकता है कि मतलब मेल है या फीमेल है। फिर उसका एजुकेशनल स्टेटस भी देखा जाता है कि अंडर मैट्रिक है, ओवर मैट्रिक है, मिडल है, ठीक है, बीए है, एमए है। फिर रिलीजन देखा जाता है कि क्रिश्चियनिटी की तरफ है, इस्लामिक की तरफ है, हिंदुइज्म की तरफ है। फिर उसकी सोशल क्लास देखी जाती है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, एलीट क्लास है। ठीक है, ये चीज़ देखी जाती है। फिर उसका हैबिटेट देखा जाता है कि वो ठंडे गर्म इलाकों में रहने वाला है या गर्म मरतूब इलाकों में रहने वाला है। फिर उसका ऑक्यूपेशन है, टीचर है, लॉयर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये चीज़ देखी जाती है। इनकम क्लास मतलब 50,000 या लेस देन 50,000, लेस देन 20,000 कमा रहा है, कितना कमा रहा है। देन फिर अगर आपके पास आ रहा है तो उसका मेडिकल डायग्नोसिस और एंड सो ऑन, जो उसकी पर्सनल रिलेटेड जितने भी वेरिएबल हैं, जो उसकी ज़ात से रिलेटेड वेरिएबल है, वो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स के अंदर आ जाते हैं। देन आ जाता है आपके पास एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स आर द फैक्टर्स that are not the part of the study but may affect the measurements of the study variables। ठीक है, एक्सट्रेनियस जैसे कि आपने नाम से ही जाहिर है, जो कोई चीज़ बाहर से एंटर होती है, मतलब वो स्टडी वेरिएबल्स का पार्ट तो नहीं होते, लेकिन स्टडी को किसी हद तक वो क्या करते हैं, वो इफेक्ट करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, स्टडी को इफेक्ट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स कहलाते हैं। आगे आ जाता है ऑपरेशनल डेफिनेशंस। ऑपरेशनल डेफिनेशंस क्या होती हैं, द वे बाय विच ए रिसर्चर क्लैरिफाई एंड डिफाइंस द वेरिएबल्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। In addition, the researcher must also specify how the variables will be observed and measured in the actual research situation। यानी कि रिसर्च ऑपरेशनल डेफिनेशंस वो डेफिनेशंस होती हैं जिसमें रिसर्चर जो होता है अपने वेरिएबल्स को क्या करता है, अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करता है। ठीक है, जो उसकी अंडर स्टडी होते हैं। ठीक है, द वे बाय विच रिसर्चर क्लैरिफाई एंड डिफाइंस द वेरिएबल्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन ये ज़रूरी है कि जो उसकी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो, जिसके ऊपर वो स्टडी कर रहा हो, जैसे विटामिन डी एक वेरिएबल है, ठीक है, कॉरोनरी हार्ट डिजीज एक वेरिएबल है, हाई ब्लड प्रेशर एक वेरिएबल है, डायबिटीज़ एक वेरिएबल है। ये वो सारे के सारे वेरिएबल हैं जिनको इन्वेस्टिगेटर जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, या रिसर्चर जो होता है उनको उन पे रिसर्च कर रहा होता है। इन एडिशन द रिसर्चर मस्ट ऑल्सो स्पेसिफाई हाउ वेरिएबल्स विल बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड इन द एक्चुअल रिसर्च सिचुएशन। ठीक है, और इसमें रिसर्चर जो है वो ये भी देखता है कि एक वेरिएबल जो है वो किस तरह से ऑब्जर्व किया जा रहा है, किस तरह से मेजर्ड किया जा रहा है एक्चुअल रिसर्च सिचुएशन के अंदर। ठीक है, एक्चुअल रिसर्च सिचुएशन के अंदर जो है वो उसको किस तरह से मेजर किया जा रहा है और किस तरह से उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। कंसेप्ट, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास सबको मेरी समझ आ रही है? जैनब, शानजा, नाजमा, शजीम समझ आ रही है या सिर्फ ऑनलाइन होके चुप होकर बैठे हैं? अभी मैंने सबसे क्वेश्चन करने हैं। कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, अ वर्ड, पिक्चर और मेंटल आइडियाज। मतलब आपके जहन में एकदम मैंने नाम लिया पेंसिल, कलम, कॉपी, ठीक है, रजिस्टर, तो एकदम आपकी इमेज के अंदर, आपके माइंड के अंदर आपके माइंड ने एक इमेज बना दिया। ठीक है, उस पिक्चर का। तो अ वर्ड, पिक्चर और मेंटल आइडियाज ऑफ द फिनोमिना। कॉन्सेप्ट्स आर वर्ड्स और टर्म्स दैट सिंबलाइज सम एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी। ठीक है, जो किसी रियलिटी को लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन और लव। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई पेनफुल सिचुएशन आ जाए तो आप उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तो यू मीन कि कोई पेन वाली बात हुई है। स्ट्रेस होता है, कोई लविंग सिचुएशन है तो आप बिलव्ड वन के साथ आप लव अफेक्शन शो करते हैं। कॉन्सेप्ट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द थ्योरी। ठीक है, और फिर जब आप इन कॉन्सेप्ट्स को अपने जहन में रिकॉल करते हैं तो फिर ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट या थ्योरी बनती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं कि ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट है या कोई पूरी की पूरी थ्योरी है। समझ आई है क्लास आपको? हाँ जी, किसको समझ आई है?
क्या होता है कॉन्सेप्ट? जी कोमल, अनीता, गुड़िया, उल्फत, शजीन, नाजमा, जी बताइए क्या होता है कॉन्सेप्ट? जी जल्दी से बताएं, शाबाश, हरी अप। जी 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 जल्दी से बताएं, हरी अप क्लास। रिसर्च वेरिएबल्स की समझ नहीं आई, ओके। रिसर्च वेरिएबल्स पे दोबारा चले जाते हैं। These are the qualities, properties और characteristics which are observed or measured in a natural setting. ठीक है, मिसाल के तौर पे किसी भी किस्म की कोई क्वालिटी हो सकती है। जैसे क्वालिटी क्या है? क्वालिटी ये है कि मतलब एक दो आपके पास फ्लावर्स हैं। एक फ्लावर जो है दो फ्लावर्स हैं, एक रेड है और एक येलो है। अब आपके माइंड में है कि रेडनेस उसकी क्वालिटी है, दूसरे फ्लावर की क्वालिटी क्या है कि वो येलो है। ठीक है, ये अब उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि एक की अच्छी फ्रेग्रेंस है, एक की उस लेवल की फ्रेग्रेंस नहीं है। ठीक है, और जिसको हम ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और उसको मेजर भी कर रहे हैं। एक की ज़्यादा पंजेंट स्मेल है, ठीक है, एक की बहुत प्यारी खुशबू है जैसे गुलाब है। ठीक है, और इसमें क्या है कि मतलब इसमें हमने ऐसे नहीं किया कि कोई बाइक से महंगा परफ्यूम लेके उस पीले वाले गुलाब के ऊपर जो है वो मैंने छिड़क दिया है। ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि नहीं, गुलाब से ज़्यादा इस पीले वाले गुलाब की खुशबू है, रेड गुलाब से ज़्यादा पीले वाले गुलाब की खुशबू है। क्यों? क्योंकि मैं तो नेचुरल सेटिंग में देख रही हूँ। नेचुरल सेटिंग ये कि किसी किस्म की मैंने कोई मैनिपुलेशन नहीं की। मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है कि रिसर्चर खुद से कोई नई चीज़ ऐड कर देता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि जी मैंने कोई बाहर से परफ्यूम लेके उस पीले गुलाब के ऊपर छिड़क दिया, तो अब उस पीले गुलाब से उस परफ्यूम के छिड़कने की वजह से रेड गुलाब से ज़्यादा उससे खुशबू आ रही है। ऐसे नहीं करना, बल्कि जो जैसे है ना नेचुरल सेटिंग के अंदर, नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर, हमने उसको वैसे ही बताना है। ठीक है, और फिर उसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, कि ये पीला गुलाब था इसलिए इसकी खुशबू कम है, ये रेड गुलाब है तो इसलिए इसकी खुशबू ज्यादा है। ये इसका कॉज और इफेक्ट है। जी, जिसने भी नाजमा ने पूछा था, जी नाजमा, अब आपको समझ आई रिसर्च वेरिएबल की? नाजमा को समझ आ गई, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट है वो है कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट कहते हैं बनाना, बिल्ड करना। हाईली ऑब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है समरी, यानी कि बहुत ही शॉर्ट फॉर्म के अंदर भी दिया गया। कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, कॉम्प्लेक्स कहते हैं पेचीदा। ठीक है, इज डिनोटेड बाय मेड अप और कंस्ट्रक्टेड टर्म। ठीक है, यानी कि वो कहता है कि एक बहुत ही कंसाइज शॉर्ट फॉर्म के अंदर लेकिन कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, ठीक है, उसको हम कंस्ट्रक्ट कहते हैं। कंस्ट्रक्ट टर्म इज यूज्ड टू इंडिकेट द फिनोमिना that can be directly observed but must be inferred by certain concrete or less abstract indicators of the phenomena. For example, wellness, mental health, self-esteem are constructed and they can only be measured through identifiable and measurable concepts. For example, wellness can only be assessed through laboratory data. यानी वेलनेस वो कहता है कि एक कॉन्साइज है ना, शॉर्ट टर्मिनोलॉजी है कि वेलनेस, ठीक है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स से मुराद ये है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें मौजूद है। अब इसमें आपका सीबीसी भी है, लेबोरेटरी टेस्ट भी है, एक्सरे टेस्ट भी है, आपकी ओवरऑल साइकोलॉजिकल हेल्थ भी है। तो मतलब वेलनेस की उसने एग्जांपल दी है कि वेलनेस को हमने कंस्ट्रक्ट तो किया है, वेलनेस एक कंस्ट्रक्टेड फॉर्म तो है, लेकिन इसको हम सिर्फ और सिर्फ लेबोरेटरी डाटा से देख सकते हैं या और पैरामीटर से चेक कर सकते हैं। है तो ये छोटा सा वर्ड कंस्ट्रक्ट, ठीक है, वेलनेस जिसे कहा जाता है, लेकिन उसको असेस जो है वो जो करना होता है वो काफ़ी कह लें कि डिटेल में होती है वो चीज़। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या होती है? प्रोपोजिशन इज अ स्टेटमेंट और असर्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्रोपोजिशन बेसिकली स्टेटमेंट होती है या असर्शन होती है, ठीक है, रिलेशनशिप की बिटवीन कॉन्सेप्ट्स के दरमियान में। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ एंजाइटी एंड परफॉर्मेंस।
जाहिर बात है अगर आप एंजाइटेड होंगे, स्ट्रेस्ड होंगे तो आप उस तरह से अपना वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो एक रिलेशनशिप आ गया आपकी लेवल ऑफ एंजाइटी और परफॉर्मेंस के दरमियान में। और वायरस कैज कॉल्ड एक्यूट इलनेस, ठीक है, और जो वायरस है वो एक्यूट इलनेस कॉज करता है। अब इलनेस और वायरस के दरमियान में एक रिलेशनशिप आ गया। सो प्रोपोजिशन आर ड्रॉन फ्रॉम द थ्योरीज और एम्पिरिकल डाटा। इस तरह से ये जो प्रोपोजिशन होती है इनको ड्रॉन किया जाता है फ्रॉम थ्योरीज और एम्पिरिकल डाटा। आपकी थ्योरीज और एम्पिरिकल डाटा से इसको ड्रॉन किया जाता है। और प्रोपोजिशन जो है वो स्टेटमेंट होती हैं और असर्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। यानी कि असर्शन का मतलब है कि दो चीज़ों के दरमियान में ताल्लुक बनाना, ठीक है। असर्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, समझ आ गई मेरी। आगे आ जाता है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और एब्स्ट्रैक्शंस दैट आर assembled together in some rational scheme by the virtue of their relevance to a common theme, sometimes referred to as conceptual theoretical framework if based on the concept of an existing theory or theory। यानी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में ये है, मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देके समझाती हूँ कि मैंने पोस्ट बेसिक की क्लास को कहा कि कॉर्नरी हार्ट डिजीज के ऊपर आप लोगों ने काम करना है, ठीक है। तो रिसर्च वेरिएबल अलीना चेंज होते हैं, क्यों नहीं चेंज होते? रिसर्च वेरिएबल से चेंज होने का मतलब ये है कि मतलब अगर आप रेड रोज ले रही हैं तो आप नेचुरल सेटिंग के अंदर ही येलो रोज भी ले रही हैं। आप रेड रोज को येलो रोज नहीं बना सकती, वेरिएबल है, वेरिएशन आ नहीं गई, ठीक है। मतलब आपको वेरिएबल से मुराद ये लदा एंटिटी लेनी पड़ेगी, इंडिविजुअल एंटिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसकी और फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी लदा होंगी, ठीक है। वेरिएबल तो वो तब रहा ना कि मतलब मैंने क्या किया कि मैं उसको खुद से मैनिपुलेट कर रही हूँ, मैं उसको खुद से मैनिपुलेट नहीं कर रही। रेड ने रेड ही रहना है, येलो ने येलो ही रहना है, ठीक है। मतलब मैंने उसको नेचुरल सेटिंग के अंदर देख रही हूँ ना। जब नेचुरल सेटिंग के अंदर देखेंगे तो वो फिर चेंज नहीं होंगे, वो जो जैसे है वो वैसे ही रहेगा। यही तो उसने फर्क बताया है कि रिसर्च वेरिएबल्स क्या है और दूसरे वेरिएबल्स क्या है, ठीक है। और उसने वर्ड नेचुरल सेटिंग इसलिए साथ में यूज किया है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास अच्छा, हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात कर रहे थे। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में ये कहता है कि आपने मिसाल के तौर पे मैंने अभी कहा कि आपने CHD के ऊपर बात करनी है, कॉरोनरी हार्ट डिजीज के ऊपर बात करनी है। तो कॉरोनरी हार्ट डिजीज से रिलेटेड आप जितना भी डाटा इकट्ठा करेंगे कि जी ये हाई क्या कहते हैं कैलोरिक डाइट लेने से होती है, ये वॉक ना करने से होती है, ये सिगरेट स्मोकिंग से होती है, ये स्ट्रेस से होती है। मतलब पूरा आपने ना एक फ्रेमवर्क बना लिया जो कि रैशनल बेस्ड था। रैशनल का मतलब ये है कि जिसका सबूत था, ठीक है, और जिसमें साथ में रेलिवेंसी थी। मिसाल के तौर पे कॉमन थीम, रेलिवेंसी टू कॉमन थीम से मुराद ये एक थीम ये हो गया कि जी ये वॉक ना करने से होती है, दूसरा थीम ये हो गया कि ये हाई कैलोरिक डाइट लेने से होती है, तीसरा थीम ये हो गया कि ये स्ट्रेस लेने से होती है, चौथा थीम ये हो गया कि ये स्मोकिंग करने से होती है। तो इन ये जो आपको मैंने डिफरेंट 3-4 थीम्स बताए हैं, इन थीम्स की आपस में क्या है, रेलिवेंसी है, ये रेलिवेंट है एक दूसरे से। तो जब मैं इसको एक पूरा फ्रेमवर्क बना लेती हूँ, एक फ्रेम के अंदर मैं इसको टेबल बना के चीज़ें सेट कर लेती हूँ कि ये वजह हो सकती है कॉर्नरी हार्ट डिजीज होने की, तो उसको बोलते हैं कि ये रिसर्च में कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। समझ आ गई मेरी बात की क्लास? अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है अजम्पशंस। अजम्पशंस कहते हैं फर्ज करना, ठीक है। मतलब हो सकता है ऐसा होता हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे अलीना कहती है कि हो सकता है कि स्मोकिंग की वजह से CHD होती है, हो सकता है कि जो सैचुरेटेड फैट है, बैड सैचुरेटेड फैट है, वो लेने से CHD होती हो। अज्यूम कर रही है ना, अभी ये सिर्फ और सिर्फ फर्ज कर रही है। तो बेसिक प्रिंसिपल दैट इज एक्सेप्टेड एज बीइंग ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ द लॉजिक और रीजन विदाउट प्रूफ और वेरिफिकेशन। मतलब अभी ये लीना के पास किसी किस्म की कोई वेरिफिकेशन नहीं आई कि हाँ वाकई ही जो CHD है वो हाई कैलोरिक डाइट लेने से ही होती है, या वाकई CHD जो है वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने से होती है। अभी सिर्फ और सिर्फ वो अपने मफरूज़े, अपनी अजम्पशन कायम कर रही है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास हाइपोथेसिस, अ स्टेटमेंट ऑफ द प्रेडिक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल इन रिसर्च स्टडी एंड एजुकेटेड और कैलकुलेटेड गेस बाय रिसर्चर। अब हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं कि हाइपोथेसिस में हम अपना एक रिसर्च क्वेश्चन बना देते हैं। मिसाल के तौर पे अलीना ने कंफर्म कर लिया कि जिस कम्युनिटी में वो काम कर रही है वहाँ पे ज़्यादातर लोग 60 ईयर्स ओल्ड हैं। मोस्ट ऑफ देम को उसने स्मोकिंग करते हुए देखा, और मोस्ट ऑफ देम जो रिपोर्ट हुए उस कम्युनिटी के अंदर या उस पॉपुलेशन के अंदर वो हार्ट अटैक के साथ या आपके मायोकार्डियल इन्फाक्शन के साथ जो है वो एडमिट हुए। तो अलीना ने क्या किया कि उसने एक रिलेशनशिप बिल्टअप कर लिया सिगरेट स्मोकिंग के दरमियान में और CHD के दरमियान में।
ठीक है, तो ये उसका हाइपोथेसिस हो गया। देन आ जाता है आपके पास लिटरेचर रिव्यू। बेसिकली रिव्यू का मतलब होता है पढ़ना, थ्रू आउट थॉरो स्टडी करना। लिटरेचर किसको कहते हैं? लिटरेचर कहते हैं जो पहले से काम हुआ है, डिफरेंट बुक्स लिखी गई हैं, डिफरेंट मुकाले लिखे गए हैं, डिफरेंट जर्नल्स में बातें लिखी गई हैं, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने बात की है, नेशनल इंटरनेशनल लोगों ने बात की है। तो ये कहता है कि ये एक क्रिटिकल समरी होती है। क्रिटिकल किसे कहते हैं? क्रिटिकल से मुराद ये है क्योंकि इसमें नेशनल इंटरनेशनल दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं, तो एक ये समराइज चीज़ होती है, एब्स्ट्रैक्टेड चीज़ होती है, समरी होती है। और रिसर्च ऑन ए टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, आपके अपने टॉपिक पे, मिसाल के तौर पे CHD पे बात की तो CHD से रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू लीना ने निकाल लिया, ठीक है। जनरली प्रिपेयर टू पुट ए रिसर्च प्रॉब्लम in context or identify gaps and weaknesses in prior studies and so to justify new investigation, ठीक है। और फिर एलिना ने 2017 की भी स्टडी देखी, 18 की भी देखी, 16 की भी देखी, 15 की भी देखी, लास्ट 5 ईयर की इस बच्ची ने स्टडी देखी और स्टडी करके बताया कि 17 में ये ट्रेंड था CHD का, 16 में ये ट्रेंड था, 15 में ये ट्रेंड था, 2015 में लिटरेचर ये कहता था CHD के बारे में, 2016 में लिटरेचर ये कहता था CHD के बारे में, ठीक है। मतलब प्रीवियस स्टडी, और उसने एक क्रिटिकल समरी बनाई और क्रिटिकल एनालिसिस किया और क्रिटिकल उसने चीज़ों को पढ़ा, ठीक है। देन आ जाती है लिमिटेशन। लिमिटेशन कहते हैं मतलब जहाँ पे कुछ महदूदात होती हैं, कुछ हदें कायम हो जाती हैं रिसर्च के हवाले से। रेस्ट्रिक्शंस, रोक देना इन ए स्टडी दैट में डिक्रीज द क्रेडिबिलिटी एंड जर्नलाइजेशन ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग। मतलब हम मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि मैंने विटामिन डी की स्टडी शालामार नर्सिंग कॉलेज की नर्सिस की बजाय सर्विसेज हॉस्पिटल की नर्सिस पे की, ठीक है। तो अब क्योंकि मेरे पास इतना रिसोर्सेज नहीं था कि मैं मजीद विटामिन डी की स्टडी शालामार की नर्सिस पे भी करती, तो ये रिस्ट्रिक्शन आ गई। जब ये रिस्ट्रिक्शन आ गई तो मैं मजीद जर्नलाइज नहीं कर सकी अपने रिजल्ट्स को, कि जो कमी मैंने सिम्स की नर्सिस में देखी वो मैं शालामार की नर्सिंग में नहीं देख सकी। क्यों? क्योंकि मेरे पास लिमिटेशन आ गई, रिसोर्स लिमिटेशन आ गई मेरे पास, ठीक है। देन आ जाता है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन कहता है दोगलापन, यानी कि कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाना खुद से। तो रिसर्च के अंदर मैनिपुलेशन रिसर्चर करता है और मैनिपुलेशन हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर होती है, ठीक है। इसीलिए इनको जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है, और जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उनको क्राइटेरियन वेरिएबल भी बोला जाता है। मैनिपुलेशन जो है एन इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिसर्चर इन एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कोई भी इंट्रोडक्शन या कोई भी एक्सपेरिमेंट जो कि रिसर्च के अंदर एंटर करवाया जाता है, एक्सपेरिमेंटल हो या क्वाजी एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो, रिसर्चर मैनिपुलेट्स करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को टू असेस इट्स इम्पैक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। बेसिकली रिसर्चर मैनिपुलेशन करता है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल उसके अंदर उसका इफेक्ट चेक होता है। देन आ जाती है पॉपुलेशन, द इंटायर सेट ऑफ द इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट्स having some common characteristics selected for research study, for example patient admitted in intensive care units sometimes referred to as universe of the research study, ठीक है। यानी कि पॉपुलेशन से मुराद ये कि जैसे मैंने ICU के पेशेंट ही ले लिए तो उसी पे मैं सिर्फ रिसर्च कर रही हूँ। देन आ जाती है टारगेट पॉपुलेशन, द इंटायर पॉपुलेशन इन विच द रिसर्चर आर इंटरेस्टेड टू विच दे वुड लाइक टू जनरलाइज द रिसर्च फाइंडिंग्स, ठीक है। अब अपनी इंटायर पॉपुलेशन में से वो पॉपुलेशन जिसपे रिसर्चर अपने रिजल्ट्स को जनरलाइज करना चाहता है वो क्या कहलाती है? वो उसकी टारगेट पॉपुलेशन कहलाती है। देन आ जाती है आपके पास एक्सेसिबल पॉपुलेशन, द एग्रीगेट ऑफ द केसेस, एक्सेसिबल यानी जिसकी इसको एक्सेस है, द एग्रीगेट ऑफ द केसेस दैट कंफर्म टू डेजिग्नेटेड इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया एंड दैट आर एक्सेसिबल एंड सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी, ठीक है। यानी जिसके ऊपर आपने इंक्लूजन क्राइटेरिया लगा दिया, यानी कि जिन लोगों को आपने वाकई इंक्लूड कर लिया और जिन लोगों को आपने वाकई एक्सक्लूड कर लिया, उस किस्म की जो पॉपुलेशन है वो क्या कहलाएगी? वो आपकी एक्सेसिबल पॉपुलेशन कहलाएगी। देन आ जाती है रिसर्च स्टडी सेटिंग। अब आपने किस सेटिंग पे करनी है? द स्टडी सेटिंग इज द लोकेशन इन विच द रिसर्च इज कंडक्टेड। इट कुड बी नेचुरल, यानी नेचुरल एनवायरनमेंट कर सकती है, पार्शियल कंट्रोल हो सकती है, हाईली कंट्रोल हो सकती है, नेचुरल और फील्ड सेटिंग हो सकती है। नेचुरल और फील्ड सेटिंग जो होती है इज एन अनकंट्रोल्ड रियल लाइफ सिचुएशन, मतलब वो रियल लाइफ स्टडी होती है। इन पार्शली कंट्रोल्ड सिचुएशन एनवायरनमेंट इज पार्शली मॉडिफाइड टू कंट्रोल। पार्शली का मतलब ये है कि किसी हद तक आपने उसको मॉडिफाई किया होता है टू कंट्रोल एक्सट्रेनियस वेरिएबल को मॉडिफाई करने के लिए।
while in highly controlled situations study environment is fully controlled to combat the effect of extraneous variable। और आपका जो स्टडी इन्वायरमेंट होता है वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल के उसमें टोटली कॉम्बैट होता है। सैंपल कहते हैं पार्ट और सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन सिलेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च स्टडी। कोई भी पार्ट या सबसेट टोटल पॉपुलेशन का जिसको आपने सिलेक्ट किया जाता है रिसर्च स्टडी के अंदर। आगे आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, अ सैंपल हुज कैरेक्टरिस्टिक्स आर हाईली सिमिलर टू दैट ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच इट इज ड्रॉन। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल में ये होता है कि ऐसा सैंपल, ऐसा सब यूनिट जिसकी करेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है उस पॉपुलेशन से जिस पॉपुलेशन से आपने इसको ड्रॉ किया। सैम्पलिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन। ठीक है, टारगेट पॉपुलेशन से टू रिप्रेजेंट द इंटायर पॉपुलेशन। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, द सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स और सैम्पलिंग यूनिट्स, यानी कि आप जब सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन कर रहे होते हैं या सैम्पलिंग यूनिट्स को ले रहे होते हैं किसी भी पॉपुलेशन से यूजिंग रैंडम प्रोसीजर। ठीक है, तो आप रैंडम प्रोसीजर से लेते हैं, इसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, तो द सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट और सैम्पलिंग यूनिट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन यूजिंग रैंडम प्रोसीजर। एग्जाम्पल इंक्लूडिंग सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ये इसकी टाइप्स हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की अगर बात की जाए तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में वो कहता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कहता है द सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट्स और सैम्पलिंग यूनिट्स फ्रॉम ए पॉपुलेशन यूजिंग द नॉन रैंडम प्रोसीजर, जैसे कन्वीनियंट, पर्पसिव एंड कोटा सैम्पलिंग। रिलायबिलिटी की अगर बात करें तो द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी। ठीक है, द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी with which an instrument measure the attribute it is designed to measure। ठीक है, मतलब एक ऐसा आला कि जिसको डिजाइन ही एक खास किस्म की मेजरमेंट के लिए किया गया है और उसकी ये डिग्री कि वो एक्यूरेटली मेजर करे और कंसिस्टेंसी रखे। वाइल वैलिडिटी, द डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर। ठीक है, और वैलिडिटी ये होती है कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में यही फर्क आ जाता है कि रिलायबिलिटी में तो आपके पास डिग्री होती है ना ऑफ कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी विद विच एन इंस्ट्रूमेंट इज मेजर्स द एट्रीब्यूट इट इज डिजाइन टू मेजर। तो इसमें यह है कि वैलिडिटी में जो आप मेजर करवाना चाह रहे होते वो देखते हैं। देन आ जाती है पायलट स्टडी, स्टडी कैरिड आउट एट द एंड ऑफ द प्लानिंग फेज ऑफ द रिसर्च in order to explore and test the research elements to make the relevant to make the modification in research rule and methodology। मतलब आप पायलट स्टडी ये होती है कि आप एक प्रॉपर स्टडी करने से पहले एक रफ स्टडी कर लेते हो ये टेस्ट देखने के लिए कि क्या आपकी एक्चुअल रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर किसी किस्म की मॉडिफिकेशन की जरूरत तो नहीं है। देन एनालिसिस, मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, सॉर्टिंग एंड स्क्रूटिनाइजिंग डाटा इन सच अ वे दैट किसकी एग्जाम्पल साथ में मुझे मेंशन भी तो करें, किसकी एग्जाम्पल लेना चाह रही हैं। ठीक है, एनालिसिस में आप ऑर्गेनाइज करते हो, सॉर्ट करते हैं उसको, मतलब कि काइंड वाइज जो है वो कैटेगराइज करना। देन स्क्रूटिनाइज करते हो आप इन सच अ वे दैट रिसर्च क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड और मीनिंगफुल इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन। ठीक है, हाँ जी, अब बताएं नाजमा किस चीज़ की आप मुझसे पूछ रहे थे। वैलिडिटी की बात मैंने आपने की, वैलिडिटी में मिसाल के तौर पे आपने कभी वो गेज देखी होगी जो कि प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होती है, आपका ये जो इन्वायरमेंटल प्रेशर होता है, तो ये खुद से हम डिजाइन करते हैं। ठीक है, और ये वो डिग्री है जिसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है उसको एक खास स्पेसिफिक पर्पस के लिए इंटेंड किया जाता है, इंटेंडेड टू मेजर। ठीक है, तो ये उसकी बेस्ट एग्जांपल है। जी, रिलायबिलिटी में ये होता है कि कुछ ऐसे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा है कि थर्मामीटर्स जो होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट तरह के होते हैं। आपके पास सिंपल मर्करी भी होते हैं और दूसरे डिजिटल थर्मामीटर भी होते हैं। ठीक है, तो उनकी रिलायबिलिटी अकॉर्डिंग टू देयर आप कह लें क्वालिटी वाइज जो है वो वेरी करती रहती है। ठीक है, कुछ फ्रैक्शंस में उनकी रीडिंग्स का जो है वो डिफरेंस आता रहता है। ठीक है, तो ये आपकी रिलायबिलिटी के अंदर आ जाती है। ठीक है, उनको डिजाइन इस तरह से किया जाता है उनके एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग। इसके अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन?
नहीं सर तो नहीं। चले मैं यहाँ से उसमें तो आपको नहीं देती। इसके ड्रेस है